Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 25th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 जनवरी 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक के नाम से एक लिंक गिवन है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर पाओगे ईजिली। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ इतना ज्वाइन करने को, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, आप डेली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का वीडियो का नोटिफिकेशन, इसका पीडीएफ और भी सारी चीज़ें जैसे कि बहुत सारे डिजिटल नोट्स सारे पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे आपको दे दिए जाते हैं, तो आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और आज आपको मैप में जाकर देखना है ताइवान को, ठीक है। ताइवान न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, देखो यही यही वाली न्यूज़ है, तो डिस्कस करेंगे हम इसे पेज नंबर 11 के ऊपर। तो ताइवान को जाकर मैप में देखना कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, कुछ आसपास इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ आसपास इंपॉर्टेंट आइलैंड, इन सभी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, ठीक है, जिससे आप लंबे समय तक याद रख पाओगे और आपकी मैपिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती रहेगी। नाउ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा सबसे पहले पेज नंबर 1, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हाईलाइट कर दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर बात करी गई, जो चाइनीज़ हैं वो इंडियन रोड्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रेसपासिंग के लिए, तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये किसने बताया, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके बारे में निकल कर आई हैं बाहर। तो यहाँ पे बताया गया ये, सबसे पहले तो जान लो इंडिया और चाइना ने मिलकर दोनों ने 9th राउंड टॉक को स्टार्ट कर दिया। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो नवी बार है वो बातचीत स्टार्ट हो गई है इंडिया और चाइना में। क्यों बातचीत स्टार्ट हुई है, ताकि ये दोनों जो आपस में अपना विवाद है उसको सुलझा सकें, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिछले 10 महीनों से आपस में डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए आपस में मीटिंग चल रही है, नवी राउंड टॉक चल रहा है, ठीक है, बातचीत चल रही है नवी बार। साथ ही साथ उसके साथ साथ यहाँ पे ये बताया गया जो वहाँ का विलेज है, तो जो हेड हैं उस विलेज के, उन हेड ने बताया कि जो चाइनीज़ हैं वो इंडियन रोड्स का इस्तेमाल करते हैं इधर उधर जाने के लिए। तो यहाँ पे उनके द्वारा सबसे पहले तो ये बात खोली गई, ठीक है, और इन्होंने, चाइनीज़ ने इस्तेमाल करा है इंडियन रोड्स का और उसी रोड्स के थ्रू इंडियन टेरिटरी के अंदर ये एंटर करे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक पिक्चर देखने को मिलेगा, ये इंडियन विलेज है यहाँ पे आसपास, तो ये इंडिया की टेरिटरी है जहाँ पे ये चाइनीज़ लोग आकर घूम रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनका पिक्चर क्लिक कर लिया गया है और एक वीडियो क्लिक कर ली गई है। और पिक्चर और वीडियो किसने क्लिक करा, वो करा है इन्हीं ऐसी जो गांव के हेड हैं, ठीक है, उन्होंने, इनका नाम बताऊंगा मैं आपको, इनका नाम है उर्गेन सेवांग। तो ये जो नाम बरदार हैं विलेज हेड, इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई द हिंदू को, ठीक है, और फिर द हिंदू ने ये सारी चीज़ें पब्लिश भी करी हैं। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो शेयर करा, जो कि 16 दिसंबर 2020 का वीडियो है, जहां पर दो चाइनीज़ व्हीकल्स जो हैं वो दिख रहे हैं आसपास हमारे लोकल के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने एक और वीडियो दिखाया और उसके अंदर वो वीडियो था 10 दिसंबर 2020 का। वहाँ पे क्या है कि कुछ जो चाइनीज़ सिविलियंस हैं वो फोटोग्राफिंग कर रहे हैं, ठीक है, फोटोग्राफ्स वगैरह खींच रहे हैं उस एरिया में, ठीक है, तो वो वीडियो दिखाया इन्होंने। यानी कि चाइनीज़ जो है कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं हमारे भारत के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें तो बताई उन्होंने, उसके बाद जो मिस्टर उर्गेन है, इन्होंने कुछ जो है वीडियोस वगैरह जिन्होंने इन्होंने बनाया था, मैंने आपको बताया, उसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो लोकल लोग हैं, यानी कि उस विलेज के जो गांव के आसपास के लोग हैं, जब वो जाते हैं आसपास यहाँ पे विंटर ग्रेजिंग करने जाते हैं, तो वहाँ के जो चाइनीज़ पीपल हैं वहाँ पे उन्हें आने से मना कर देते हैं, यानी कि उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि यही चाइनीज़ लोग जो कि हमारे इंडियन टेरिटरी में घुसकर आ रहे हैं, हमारी इंडियन टेरिटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही लोग हमारे लोगों को ही मना कर रहे हैं कि वहाँ पे ना जाएं, खाली कर दें उस जगह को। तो ये थी सिचुएशन कुछ यहाँ पर बताई गई है। तो इसके ऊपर कुछ नए नई चीज़ें आने वाली हैं रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अभी ये पहली न्यूज़, इस तरीके की पहली न्यूज़ ही आई है आज, ठीक है।
ना उसके बाद यहाँ पे इसके बराबर में एक आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में क्या बताया गया, जो पुलिस हैं, फार्मर्स हैं, इन दोनों ने आपस में फाइनल कर लिया है, कुछ रूट्स डिस्कस कर लिए हैं जहाँ से ट्रैक्टर परेड निकलेगी। ठीक है, ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस और फार्मर्स आपस में मिलकर इन्होंने रूट को डिस्कस किया है। और यहाँ पर ये जो है प्रोटेस्टर्स, अब यहाँ पे इनको परमिशन मिल गई है कि ये ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं अबाउट 100 किलोमीटर्स, बट रिस्ट्रिक्टेड टू द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, बॉर्डर एरियाज के पास नहीं होगा। और यहाँ पर जो है ये लोगों की, इन फार्मर्स भाइयों को परेड निकालने की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि ये बहुत टाइम से डिस्प्यूट में था कि ट्रैक्टर परेड निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आया, लेकिन फाइनली यहाँ पर इनको परमिशन मिल गई है। दूसरी चीज़, ये फार्मर्स क्यों निकालना चाहते हैं ट्रैक्टर परेड? ये इसलिए निकालना चाहते हैं ताकि जो फार्मर्स हैं, इनका आप कह सकते हो, जो हमारी केंद्र सरकार है उसने 3 जो फार्म बिल्स पास किए थे उसको विड्रॉ करने के लिए उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और ये ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पर इसी पेज पे एक और छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या करा, केपी शर्मा ओली को नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, एक्सपेल कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, केपी शर्मा ओली है कौन? नेपाल के पीएम। तो जो रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको अभी कौन कौन लीड कर रहा है पुष्पा कमल दाहाल प्रचंड एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार नेपाल इनका नाम है। तो इन्होंने मिलकर, जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं, इन्होंने इस पार्टी से, यानी कि जो आज के टाइम पर रूल कर रही है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी से केपी शर्मा ओली को बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये संडे की बात है। और लेकिन ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने अभी के लिए डिक्लाइन कर दी हैं। लेकिन अब यहाँ पे रीज़न जान लेते हैं ऐसा करा क्यों गया है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सब करा गया। तो इनका काम क्या था, इन्होंने मिस्टर ओली ने, यानी कि केपी शर्मा ओली ने क्या करा, जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व कर दिया, प्रतिनिधि सभा जो होती है वहाँ पे, वहाँ के पार्लियामेंट में, उसको भी डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये सारे काम करे जा रहे हैं। ठीक है, डिसॉल्व कर दिया। और यहाँ पे जो मिस्टर प्रचंड हैं, जो बाकी सारे पार्टी के मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। मिस्टर प्रचंड और मिस्टर नेपाल जो हैं इसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे कि भाई ऐसा ना हो और इसको, जो भी ये आपने लोअर हाउस को डिसॉल्व किया है, वो ना करा जाए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल डिसॉल्व कर दिया गया था इनके द्वारा। उसके साथ साथ यहाँ पे मिस्टर नेपाल और प्रचंड के द्वारा ये भी कहना है कि जो केपी शर्मा ओली हैं वो एज अ डिक्टेटर काम करना चाहते हैं, अपने हाथ में ही सब कुछ लेना चाहते हैं, सबसे पावरफुल मैन बनना चाहते हैं नेपाल के। हालांकि काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि हाँ पावरफुल हैं, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होने नहीं देंगे और उसी वजह से इनकी पार्टी से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। ओके, नाउ उसके बाद बढ़ते हैं आगे और पेज नंबर 2 की तरफ आते हैं। पेज नंबर 2 और 3 पर कोई आर्टिकल नहीं था इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोग को एक आते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 पे ये देखने को मिलेगा, अमिड द पेंडेमिक, यानी कोविड-19 के बीच में ही ये कोरोना वायरस अभी चल ही रहा है। इसमें हम लोग, रिपब्लिक डे आ गया है हमारा और परेड भी होनी है। तो रिपब्लिक डे परेड जो इस तरीके से होगी, जो कि अभी तक ऐसे इतिहास में नहीं हुई, काफ़ी सारे बदलाव जो हैं इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं पिक्चर को करता हूँ जूम, हो गया ये। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, जो भी परेड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उन सभी को मास्क पहनना ज़रूरी है परेड के टाइम पर। दूसरी चीज़, जो आसपास लोग देखने जाते थे, पहले लाखों की कगार में जाते थे, अब कम से कम 25,000 स्पेक्टेटर्स जो हैं उनको अलाउ करा जाएगा। साथ ही साथ 4,000 जनरल पब्लिक होगी। कोई शोल्डर टू शोल्डर मार्च नहीं होगी। ठीक है, आज थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ये लोग परेड करेंगे। उसके बाद जो ये परेड है, पहले हुआ करती थी 8.5 किलोमीटर्स की, जो हम नॉर्मल बताएं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 3.5 किलोमीटर की है इस साल। क्यों? ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडमिक। उसके बाद अगर हम बात करें, जो इसमें मेंबर पहले हुआ करते थे 144, ठीक है, अब यहाँ पर इस साल हैं 96 मेंबर्स। उसके बाद मास्क, टेम्परेचर चेक, सैनिटाइज़र, मेडिकल टीम्स, इन सभी का जो है इस्तेमाल करा जाएगा वाइल डूइंग द परेड। उसके बाद जो चिल्ड्रंस हैं, 15 साल से कम की उम्र के जो चिल्ड्रन होंगे या फिर जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े लोग होंगे, उनको अलाउ नहीं करा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई और यहाँ पे आपको देखने को मिला 4,000 सीट्स जो हैं वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए हैं, कंपेयर टू द 25,000 अर्लियर। पहले 25,000 हुआ करती थी, अब यहाँ पर 4,000 सीट हैं इस समय। कोई स्टैंडिंग स्पेक्टेटर नहीं अलाउ करा जाएगा, कोई भी खड़े होके वहाँ पर देखना चालू करे, मतलब देख नहीं सकता। भीड़ भाड़ नहीं होगी वहाँ पर, जिससे कि यहाँ पे कोविड-19 से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें सभी लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो अब की बार फॉलोअप हो रही हैं वाइल डूइंग दी परेड। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर, वो है एजुकेशन प्लस। मंडे को एजुकेशन प्लस आता है, काम का नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे कुछ वही आर्टिकल्स रिपीटेड हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, जैसे कि चाइनीज़ ने इस्तेमाल करा है इंडियन टेरिटरीज का, इंडियन रोड्स का फॉर द ट्रेसपासिंग, हमने डिस्कस किया अभी। साथ ही साथ इस आर्टिकल को भी डिस्कस कर लिया, केपी शर्मा ओली को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी रूलिंग पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। इस आर्टिकल को भी हमने डिस्कस कर लिया, जो पुलिस और फार्मर्स हैं इन्होंने मिलकर एक रूट जो है बनाई है परेड के लिए, ठीक है, डिस्कस कर लिया है कि यहाँ किस किस रूट से जो है परेड गुजर सकती है। उसके बाद यहाँ पे ये एक आर्टिकल है जो कि इस पेज पे ये भी एक बेहतरीन आर्टिकल है जो कि आने वाले टाइम पर ब्लास्टिंग कर सकता है क्या, आंध्र प्रदेश फार्मर, आंध्र प्रदेश के जो किसान भाई हैं उनकी डेथ हुई है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का जो भी कारण था, जो भी बीमारी थी, वो अभी मालूम नहीं चली है, ठीक है। तो इस तरीके की जो डेथ है वो बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। जो फार्मर हैं वो कोलैप्स हो गए डायरेक्टली, जो फार्मर्स था ये कोलैप्स हो गया ये एकदम से ही, अचानक से गिर गया। उसके बाद इस तरीके की जो डेथ है वो काफ़ी सारे लोगों के साथ देखने को मिली है, कम से कम 700 लोग इस तरीके से गिर रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो डिजीज़ है ये अभी हमें मालूम नहीं, ये कहाँ कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ गांव है, कहाँ कहाँ पर, इलूरू, पुल्ला और देंदुलुरु यहाँ पर, और कुछ अदर गांव हैं वहाँ पर भी ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो एम्स हैं इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट करे, जो भी पेशेंट है उनके खून के सैंपल लिए गए, ठीक है, वाटर क्या ले रहे हैं वो, वेजिटेबल्स क्या है, मिल्क, चिकन, फिश, मटन, राइस, पल्सेस, ये सारी चीज़ें जो है एनालिसिस के लिए भेज दी गई हैं। ऐसा लग रहा है इनके फूड के अंदर कुछ है या फिर वाटर में कुछ है जिसकी वजह से ऐसी डिजीज़ देखने को मिल रही है। तो अभी डिजीज़ के बारे में हमें कुछ मालूम है नहीं, पूरा एनालिसिस चल रहा है। जैसे ही कुछ मालूम चलता है न्यूज़पेपर कवर करेगा और हम भी कवर करेंगे। नाउ आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, और पेज नंबर 9 पे यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा ये वाला, इंडिया चाइना होल्ड मिलिट्री टॉक्स। मैंने अभी आपको पेज नंबर 1 पे बताया कि इंडिया और चाइना के बीच में ये 9th राउंड टॉक चल रही है, बातचीत चल रही है कि भाई हम लोग अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। जो ये 10 महीने साल भर होने वाला है हम दोनों के आपस के बॉर्डर डिस्प्यूट को, उसको हम कम कर सकें। तो ये जो 9th राउंड टॉक है ये कल स्टार्ट हुई थी, और कल ये 10 बजे सुबह स्टार्ट हुई थी, अभी ये जारी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जारी रहेगी और देखेंगे क्या इसका सोल्यूशन निकल कर आता है। तो यही चीज़ बताई गई कि जो 9th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक है इंडिया और चाइना के बीच में, ये अभी अंडर द वे है, ये अभी लागू है, अभी चल ही रही है। संडे को स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर, मोल्दो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर। ये मोल्दो कहाँ पर है मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। चलो मैप में आपको दिखाता हूँ मैं। मैप में देखने के लिए टेलीग्राम पर काफ़ी सारे पिक्चर्स वगैरह सेंड कर दी गई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा मोल्दो कहाँ पर है। ये आपको नीचे की साइड, एक बार मैं यहाँ पर फिर से देखो, आपको यहाँ देखना है, मैं ये इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ देखना है, तो ये आप नीचे की साइड सबसे देख सकते हो, ये जम्मू और कश्मीर का मैप है। LAC LOC आप लोगों को सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये तो जो यहाँ पे सबसे बड़ा सा एरो निकल रहा है रेड कलर का, ठीक है, ये जो एरो निकल रहा है यहाँ से LAC पर, तो इसी वाले एरिया पे बात करी जा रही है। जो बेसिकली ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये रेड ब्लू कलर का डॉट देख रहे हो आप, तो यहीं पर ये मीटिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मोल्दो पोस्ट ऑफ चाइना ये रहा, ठीक है, इसके अपोजिट में ये रहा चुजूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीटिंग देखने को मिली है। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के बीच में कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट रहता है, यानी कि आपस में इन दोनों के विवाद आज के टाइम का कोई नया नहीं है, ये सालों से चलता हुआ आ रहा है। कहाँ कहाँ पर रहता है वो हम देखें तो इंडिया और चाइना, यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा, ये चाइना दिखेगा, इन दोनों के बीच में 3 जगह पर विवाद रहता है। एक तो वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन वाले एरिया में, ठीक है, और यहाँ पे आप किलोमीटर्स देख सकते हो, कितने से कितने किलोमीटर्स तक इनके आपस में डिस्प्यूट रहता है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में भी यहाँ पर विवाद रहता है। और फिर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, ये आप लोगों को मालूम ही होगा, ये एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि इन तीनों ही सेक्टर में आपस में इनके डिस्प्यूट चलता रहता है, आपस में विवाद चलते रहते हैं, अभी तक जो है चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मीटिंग कहाँ पे हुई है, एट दी मोल्दो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट ऑन द चाइनीज साइड अपोजिट चुजूल इन ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है, जो हमने अभी देखा मैप के अंदर। उसके बाद ये जो मीटिंग है अभी जारी है, मैंने बताया क्या है इसके पीछे का पर्पज़, वो है डिसएंगेजमेंट प्लान, यानी कि आपस में चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें और बॉर्डर से डिसएंगेज हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पर ये हरकतें चाइना भी छोड़ दे, क्योंकि चाइना की हरकतें ऐसी हैं कि वो दूसरे की टेरिटरी में घुसकर जाने की कोशिश करता है और उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ओके,
तो यहाँ पे गाइज ये डिसंगेजमेंट प्लान के बारे में है और यहाँ इसी को लेकर बात करी गई है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि शायद अब की बार जो है चीज़ें वो रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि मीटिंग जो है काफ़ी लंबी चल चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगेन फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड। हुआ क्या है, जो फार्मर्स हैं वो, उसमें जो बहुत सारे फार्मर्स, अगर हम बात करें अक्रॉस द कंट्री, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मुंबई के अंदर तो रेडी हैं सारे फार्मर्स। इन महाराष्ट्र मोर देन 15,000 जो फार्मर्स हैं वो बढ़ चुके हैं आगे। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी जगह पर, गुजरात के अंदर और भी जगहों पर जो है फार्मर्स काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट के लिए रेडी हैं और प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे रिपब्लिक डे पर ये लोग भी परेड निकालने वाले हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है जो प्रोटेस्टिंग होने वाली है। प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं। आप लोग पिक्चर देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे। ये है महाराष्ट्र का पिक्चर, जो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट से एक साथ में मुंबई पहुँच रहे हैं। ठीक है, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते करते। ओके ना, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसमें बताया कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि जो मिलियन शॉट्स हैं उसे हमने एक हफ्ते में ही वैक्सीनेट कर दिया, यानी कि मिलियन शॉट हम लोग दे चुके हैं, मतलब कि 10 लाख तक हम लोग लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। और ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करा है इंडिया ने बाकी सारी कंट्रीज से। देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। यूएस ने अभी तक कितने डोजेस दे चुका है, 20.54 मिलियन। चाइना 15 मिलियन। यूके 6.33 मिलियन। इजराइल 3.44 मिलियन। यूएई 2.43 मिलियन। जर्मनी 1.63 मिलियन। इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी तक 1.58 मिलियन दे चुका है वैक्सीन। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ ये देखने को मिलेगी, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने बोला, संडे में ये बात बोली गई, जो कंट्री है यूएस ने जो 1 मिलियन वैक्सीन है, 1 मिलियन लोगों को जो वैक्सीन दी थी वो 10 दिन के अंदर दी थी। यूके यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसने 18 दिन में दी थी। लेकिन इंडिया ने तोड़ ही बना दिया, पूरा रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया ने एक हफ्ते से कम में ही 1 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुका है। ठीक है, यानी 1 मिलियन लोगों को अब एक हफ्ते के अंदर अंदर ये वैक्सीन दे दी गई है। ओके ना, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं टू एम्पावर द गर्ल चाइल्ड, यानी गर्ल को एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें गर्ल चाइल्ड के ऊपर, इस बार फोकस कराया, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर काफ़ी बार फोकस करा गया है। बेटर हेल्थ केयर, गर्ल की बेटर हेल्थ केयर रहे उसके ऊपर फोकस करा गया। इम्प्रूविंग जेंडर सेंसिटिविटी, ये सारी बातें बोली गई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कि भाई आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है सरकार टू एम्पावर दी गर्ल चाइल्ड। उसके बाद ये बोला क्यों गया है, क्योंकि 24 जनवरी को हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। तो आपको ये नोट डाउन करना है, 24 जनवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर ट्वीट करा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है, 24 जनवरी को, कि हम लोग सैल्यूट करते हैं हमारे देश की बेटी को। ठीक है, इस तरीके का इनके द्वारा ट्वीट करा गया। उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल होता है हमारा ख़त्म। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखेंगे क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। आते हैं यहाँ पर नीचे, एक आता है आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जिसके ऊपर आज का हमारा थंबनेल भी है। तो थंबनेल थोड़ा सा आज हमने डिफरेंट बनाया, इस तरीके का थंबनेल बनाने वाले हैं आज से। ठीक है, कोशिश करेंगे बढ़िया बने, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी मेरी कोशिश थी एक अच्छा थंबनेल बनाने की ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया जो सुंदरबंस हैं वहाँ पर एक घर, सुंदरबन जो है आज के टाइम पर एक घर बन चुका है 428 प्रजातियों का। किसकी प्रजाति? बर्ड्स की, यानी बर्ड्स की 428 स्पीशीज पाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ सुंदरबंस में। अब यहाँ पे ये किसने बोला? ये बोला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसने सर्वे करा। अब हम डिस्कस करें तो जो इंडियन सुंदरबंस हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट का पूरे दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। तो ये घर बन चुका है 428 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स, 428 प्रजातियां पाई जाती हैं बर्ड्स की। और ये सब पब्लिश करा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ पब्लिकेशन भी लाई गई इसके ऊपर, यानी बुक्स वगैरह बनाई गई इसके ऊपर, जिसके अंदर दिखाया गया जो बर्ड्स ऑफ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, वो सारी की सारी बर्ड्स कॉम्प्रहेंसिव फोटोग्राफिक दिखाई गई हैं। बहुत सारा डेटा बर्ड्स के बारे में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये सारी चीज़ें एक बुक के अंदर पब्लिश करी गई हैं। नाउ जो ऑथर्स हैं इस बुक के, इन्होंने डिस्कस करने की कोशिश करी है, इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है विद द फोटोग्राफ्स, यानी कोई बर्ड्स है तो उसका फोटोग्राफ, मेल बर्ड है, फीमेल बर्ड है, अलग अलग स्पीशीज़ हैं,
रिगार्डिंग दी नॉलेज की लोगों को इंटरेस्ट आए, इस तरीके से बुक्स को पब्लिश करा गया है। ठीक है, तो 428 स्पीशीज यहाँ पे हो चुकी हैं सुंदरबन के अंदर। नाउ यहाँ पे ये तो आर्टिकल एक पार्ट खत्म हुआ। दूसरा पार्ट इसका यह है कि इंडियन सुंदरबंस के बारे में हम जान लें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और दूसरी चीज़ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो टेलीग्राम पर आपको ये दोनों ही चीज़ों के बारे में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पाओगे सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। तो ये जो आर्टिकल है इसे आप रिलेट कर सकते हो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट से। जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ये जीएस पेपर 3 के अंदर के टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो सुंदरबंस है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि कहाँ पर है, इंडिया और बांग्लादेश के आसपास ही है। ठीक है, आसपास वाला जो रीजन में है। अगर हम बात करें बेसिकली तो ऑन द डेल्टा ऑफ गंगास, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर्स, ऑन द बे ऑफ बंगाल पे ये लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे जो है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हम लोग छोड़ रहे हैं, वो है, हाँ, ये है कि जो ये एरिया है ये अपने वाइड रेंज ऑफ फौना के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। तो आप अगर आप लोगों को मालूम है डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा और फौना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है ये एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो एरिया है ये जाना जाता है अपने वाइड रेंज ऑफ फौना के लिए, जिसमें 260 जो है बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। ये है पुराना डेटा, ये है 2019 का डेटा। अब आ गए हम 2021 के अंदर, अब जो है 428 स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, प्रजातियां पाई जाती हैं, अभी हमने आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया। बहुत सारे थ्रेटेन स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं, बहुत सारे थ्रेटेन वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां जो कि बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं, ऐसी तरीके की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एस्टुअरीन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो इस तरीके के जानवर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी हद तक खत्म हो रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से इनकी प्रजातियां कम हो रही हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसने ये डेटा लाया है, और ये भी जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये एक सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का, जो कि एस्टेब्लिश करा गया था 1916 में। और इसका काम है कि भाई इस तरीके से डेटा लेना। इट इज़ अ नेशनल सेंटर फॉर फॉनिस्टिक सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज लीडिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि जितने भी फोन आप कह सकते हो फोना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर रिसर्च करता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, जिससे कि नॉलेज स्किल्स काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर, और कुछ 16 रीजनल स्टेशंस हैं जो कि लोकेटेड हैं अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द कंट्री में। ओके, ना उसके बाद थोड़ा सा हम लोग न्यूज़पेपर पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा पेज नंबर 11, और पेज नंबर 11 के ऊपर सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं। पेज नंबर 12 के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 13 पे आप लोग को ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, क्योंकि ताइवान के अंदर जो है चाइनीज़ एंटर करने की कोशिश कर रहा है, और ये दूसरा दिन है जब चाइना ने एंटर करने की कोशिश करी है। तो जो 15 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं, 12 फाइटर जेट्स हैं, इनके द्वारा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये सब चाइनीज़ के एयरक्राफ्ट्स हैं। तो यहाँ पे ताइवान की साइड इन्होंने घुसने की कोशिश करी है, और ये दूसरा दिन है लगातार जो चाइना का हमने इंकर्शन देखा है ताइवान के अंदर। तो इसको देखते हुए यूएस ने जो है ताइवान को सपोर्ट किया। जो स्टेट डिपार्टमेंट स्टेटमेंट है उसने बोला जो वॉशिंगटन है वो लगातार अपने जो रिलेशंस है वो ताइवान के साथ बढ़ाता रहेगा, और जो चाइना की थ्रेट है उससे बचाएगा उसे, यानी कि जो चाइना की आप कह सकते हो घुसने की कोशिश है सभी जगह पर, जैसे वो ताइवान में कर रहा है। इनफैक्ट ताइवान को चाइना खुद अपना ही बताता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो यूएस जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है और कुछ है नहीं। उसके बाद रशिया के अंदर आज के टाइम पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, कभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ये पीछे का रीज़न है क्या, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको अभी स्किप कर रहे हैं। तो रशिया में प्रोटेस्ट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको लिए यूएस जो है यूएस ने काफ़ी इंटरफेयर करा। तो रशिया ने सीधे सीधे बोल दिया भाई कि यूएस इंटरफेयर कर रहा है हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में, ऐसा ना करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया ने ईरान का जो पैनामेनियन टैंकर है उसको सीज कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है टैंकर, इसको सीज कर लिया है। तो इंडोनेशिया ने ऐसा करा क्यों? इंडोनेशिया का कहना यह है कि जो ये टैंकर है ये इलीगल ट्रांसफ़र कर रहा था ऑयल का, तो इस वजह से यहाँ पे इसको सीज करा गया ना। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो जॉनसन है, बोरिस जॉनसन ने बाइडन के ऊपर प्रेस किया कि भाई एक नई ट्रेड डील बनाई जाए, यानी यूके और यूएस आने वाले टाइम पे हम लोगों को एक नई डील की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं।
तो गाइज ये थे हमारे प्रीलिम्स से रिलेटेड आर्टिकल। चलते हैं अपने एडिटोरियल्स के ऊपर आज। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आज है हमारी 25 तारीख, तो एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे ये हम करेंगे सैटरडे का। ठीक है, क्योंकि संडे में एडिटोरियल आता नहीं है, संडे में आता तो फिर कल का हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं एक दिन पहले का एडिटोरियल डिस्कस, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको ये एडिटोरियल्स रीड करने हैं आज के, और ये जो रीड करने के बाद आप लोगों का एक ओपिनियन बिल्डअप होगा, और इन एडिटोरियल्स को मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं कि आप लोग एक बार पढ़ो, दूसरी बार इसको मैं डिस्कस करूं। तो यहाँ पर इस तरीके से चल रहे हैं कि आप लोगों को भी पढ़ना आएगा न्यूज़पेपर, क्योंकि द हिंदू ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। नाउ चलो हम लोग कल के एडिटोरियल देखते हैं। नाउ तो ये हमने सैटरडे में एडिटोरियल डिस्कस नहीं करे थे, तो ये सैटरडे के एडिटोरियल हैं 23 जनवरी 2021 के। तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करने को मिलेंगे। यहाँ पे ये बेसिकली 3 एडिटोरियल थे जो हमें डिस्कस करने हैं, एक ये है, एक ये है, और एक इसके नीचे वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल आता है हेल्पफुल पॉज के नाम से। इसमें क्या है, देखो अभी आप लोगों को मालूम है जो गवर्नमेंट है, देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सेंटर ने एक सुझाव भी दिया था फार्मर प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग। सेंटर ने, केंद्र सरकार ने बोला कि जो फार्म लॉज हैं उनको 18 महीने तक जो है हम लोग अभी सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर ने एक ऑफर रखा, यानी केंद्र सरकार ने एक ऑफर रखा, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट रुक ही नहीं रहा था, तो इनके द्वारा ऑफर रखा गया कि जो फार्म लॉज है इनको 18 महीने तक अभी सस्पेंड कर दिया जा रहा है, 18 महीने तक रोक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल में जो ये बोला जा रहा है, ये 18 महीने तक रोकने के लिए इस फार्म लॉज को, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है सेंटर का। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ऑफर अच्छा है ये, लेकिन इस ऑफर को फार्मर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर फार्मर्स ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मर्स की मांग क्या है, कि जो ये तीनों लॉज हैं उनको पूरी तरह से रिपील कर दिया जाए, पूरी तरह से हटा दिया जाए, और एक गारंटी दे दी जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। फार्मर्स को एक एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रही है। मतलब गवर्नमेंट अपनी बात पे अड़ी हुई है, फार्मर्स अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तो भाई कैसे सोल्यूशन निकलेगा इस बात का। तो ये जो एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन जाता है, यानी कि आपस में इन दोनों का ये कोई कॉम्बिनेशन मेल झोल मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दोनों में से कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। अगर दोनों नहीं हटेंगे तो फिर ये काम नहीं होने वाला। तो जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ना कि डिस्प्यूट की। तो डिस्प्यूट हटाने के लिए किसी को ना किसी को पीछे हटना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, फार्मर्स को भी यहाँ पर अपनी तरफ से थोड़ा सा ढील छोड़नी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा ऑफर ला रही है तो यहाँ पे बताया गया फार्मर्स को भी यहाँ पर कोई मैक्सिमलिज्म नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा पाथ चूज करेंगे, ना इसकी सुने ना इसकी, एक बीच का रास्ता चुना जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बाय क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे बीच का पाथ कैसे चूज करा जा सकता है, ये करा जा सकता है जब सरकार एक ट्रस्ट दिखाएगी सारे फार्मर्स को। अगर फार्मर्स को ये ट्रस्ट दिखाती है कि हाँ भाई, एक विश्वास दिलाती है इन फार्मर्स के रिगार्डिंग, सॉरी इन फार्म बिल्स के रिगार्डिंग, तो फिर यहाँ पे इसका कोई सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, और यहाँ ये बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट अभी बीच में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पीछे स्टेप बैक कर लेना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है नहीं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने भी यहाँ पर ये बोला कि जो गवर्नमेंट है ये चीज़ों को एंड कर दे अच्छी तरीके से तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये एजिटेशन जो है, ये भी जो प्रोटेस्टिंग है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से एंड हो सकती है आपस में बातचीत करके, और यहाँ पे अगर ये चीज़ें आराम से हो जाती हैं सॉल्व, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए जीत होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, तो इसमें और चीज़ों का क्या ध्यान देना है कि जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर हैरेसमेंट करा जा रहा था। ठीक है, हैरेसमेंट ऑफ फार्मर्स वो ना करा जाए। उसके साथ ही साथ फार्मर्स को एक लेबल दिया जा रहा है एंटी नेशनल का, वो ना करा जाए। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से डिस्प्यूट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उन्हें भी यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो अपने ऊपर काबू रखना है। साथ ही साथ क्योंकि फार्मर्स की मांग भी है कि भाई रिपील कर दो, हटा दो पूरी तरह से लॉ, तो ये भी सही नहीं है ना। आप थोड़ा सा अच्छी बदलाव कर रहे हो, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से रिपील भी करने के लिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो फार्मर्स मस्ट नाउ सस्पेंड देयर प्रोटेस्ट, यानी कि फार्मर्स को क्या करना चाहिए, ये प्रोटेस्ट को अभी के लिए सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए, जो कि हमने डिस्कस किया, ये पहले का आर्टिकल था, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये बोला जा रहा है कि ट्रैक्टर डे रैली निकालने वाले हैं, लेकिन अब फाइनली जो हमने आज डिस्कस कर लिया है कि वो ट्रैक्टर रैली है वो निकलेगी रिपब्लिक डे पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी फार्मर को, क्योंकि इससे कभी भी डिस्प्यूट बढ़ सकता है, कुछ भी हम लोगों को उल्टा सीधा चीज़ें दिखाई दे सकती हैं वहाँ पर।
तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको ओपन माइंड रखनी पड़ेगी और अपनी तरफ से ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और दोनों को ही आपस में एक ना एक को पीछे हटना पड़ेगा या फिर बीच का रास्ता चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पहला एडिटोरियल। उसके बाद सेकंड एडिटोरियल बोलता है फायर वार्निंग के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर आग लग गई। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग बताया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे के अंदर है, और अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन प्रोड्यूस करती है वो यही इंस्टीट्यूट है। और इसने कौन सी वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है? ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, यानी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के बीच की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको कोविड-19 वैक्सीन है, ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है इसको। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आग लग गई है, तो इस आर्टिकल में यही चीज़ें बताई गई कि 5 लोगों की जान गई। अब जो 5 लोगों की जान गई है, जो विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा रिलीफ मिल गया है, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी गई हैं जो भी विक्टिम्स थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यह है कि भाई आप लोगों को इस पर सेफ्टी रखनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शंस करते वक्त बहुत सारी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक रेपुटेशन खराब होने वाली बात है कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन प्रोड्यूस करता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ पर आग लग गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बातचीत जो है ये दुनिया में पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल बुरा इफेक्ट डालती है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहाँ पर आग तो लगी है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि कहाँ पर आग लगी है? जो एक दूसरा डिपार्टमेंट है उसमें आग लगी, यानी कि जो वैक्सीन्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं कोविड-19 की, जहाँ पर दूसरी वैक्सीन्स बन रही थी वहाँ पर ये आग लगी है। ठीक है, नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, और आता है ये वाला आर्टिकल। इसके अंदर बताया गया, मैं आपको बताता हूँ कास्ट और सेंसस के बारे में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बताया गया सेंसस क्या होता है। देखो सेंसस मैं आपको बताता हूँ, इसमें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है सेंसस की पावर, सेंसस की क्या पावर होती है, हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं जनगणना। ठीक है, यानी कि एक जगह का, एक पर्टिकुलर एरिया का सेंसस कि वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनका कैसा, आप कह सकते हो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, कैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया का सेंसस बनाना, जैसे सर्वे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिकली सेंसस की, तो क्या है? डिस्क्राइब करना या फिर जो पॉपुलेशन है किसी भी सोसाइटी को उसको अंडरस्टैंड करना किस तरीके से रह रही है, तो वो एक सेंसस होता है। ठीक है, तो उस सेंसस की पावर को यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन दिस रिगार्ड, जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो कि करवाई जाती है, यानी कि बहुत सारे हम लोग सेंसस कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होती है, जो भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है भारत की, वो किस तरीके से रह रही है, वो सेंसस के अंदर बताई जाती है। ठीक है, और सेंसस एक रियलिटी डेटा होता है, यानी कि डेटा जो है वो कोई हवा में नहीं फैला जाता, उस डेटा को सही से कंडक्ट कराया जाता है। नाउ सेंसस के बारे में जाने तो जो सेंसस हैं वो 1881 में ही स्टार्ट हो गए थे कंडक्ट करवाने। तो जो गवर्नमेंट है उसको 1881 में इस्तेमाल करती थी सेंसस का। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे ताकि जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको कैप्चर करा जाए, उसी लिए इन सेंसस का इस्तेमाल कराया जाता था। उसके बाद आ गए हम लोग 1940 में, 1881 के बाद 1940 में आ गए। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी हैं WWM यीट्स। ये WWM यीट्स जो हैं ये सेंसस कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया थे फॉर 1941 सेंसस। ठीक है, और यहाँ पर इनके द्वारा ये भी बोला गया जो सेंसस है एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन काफ़ी हद तक ये फेल भी हो जाता है। फेल कब होगा कि जो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव है, कॉम्प्रहेंसिव है, काफ़ी लेंदी सोसाइटी है, तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, तो वहाँ पर ये सेंसस जो हैं फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, सेंसस आपको एक इमेजिनेशन दे देता है कि भाई सोसाइटी में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ऑब्वियस ही बात है, सारी चीज़ें सेंसस के अंदर हैं तो आपको एक इमेजिनेशन प्रोवाइड करवा देता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के ही, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही बहुत सारे सेंसस जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर हो चुके हैं, ये कलेक्ट कर चुके हैं हम ऑलरेडी। और यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि हम फुल स्केल कास्ट सेंसस कर पाएँ। ठीक है, अभी हम लोग थोड़े से ही जगह को हिट कर पाते हैं, लेकिन अगर सेंसस ज़्यादा बड़े एरिया पे कर पाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उससे हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जो भी विवाद हैं आपस में, उन सबको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनका सोल्यूशन निकल पाएंगे, है ना। उसके बाद फॉलोइंग डिकेड्स ऑफ डिबेट, जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है SECC, इसको कंडक्ट करा गया था 2011 में। और ये जो एक सेंसस है इसको आप कह सकते हो, इसमें डेटा जो है वो 1931 से ही लिया गया था। जो SECC है यानी कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसमें कलेक्ट करा गया फर्स्ट फिगर ऑफ कास्ट इन सेंसस ऑपरेशन सिंस 1931। 1931 से ही कास्ट के ऊपर जितनी भी सेंसस है वो कलेक्ट करा गया था। इससे क्या होता है कि अगर आप जितना ब्रॉडर सेंसस होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पता चलेंगी कि किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मालूम चलेंगी।
उसके बाद बात करते हैं सेंसस के बारे में। जो सेंसस है वो आता है सेंसस एक्ट 1948 में, याद रखना आप लोग 1948 में ये इसके अंडर में आता है। उस जहाँ पर ये बोला जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें SECC की वेबसाइट जो है, SECC मैंने अभी आपको बताया, जो इसकी वेबसाइट है, ऑल द पर्सन, एक मिनट चलते हैं, ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, सारी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो गिवन होगी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट भी है जो कि गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर चीज़ों को देख सकते हो। देखो सेंसस से क्या फ़ायदा होगा, जहाँ पर कमियाँ हैं बहुत सारी वहाँ पे कमियाँ पूरी कर सकते हैं, जहाँ पे चीज़ें एक्सेस में हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ से हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी पॉपुलेशन को एक तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो है सेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम बात करें जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है वहाँ से विड्रॉ करें, जहाँ पे बेनिफिट्स कम है वहाँ पे हम लोग बेनिफिट्स दे पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सेंसस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सेंसस की पावर हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसकी ताकत और बढ़ा सकते हैं। कब? जब हम इसको लिंक करेंगे नेशनल सैंपल सर्वे, साथ ही साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के साथ। जब इसको लिंक करेंगे तो फिर ज़्यादा इसको आप कह सकते हो कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस मिलेगा, डेटा ज़्यादा होगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग इसको एनालाइज कर पाएंगे। एट दी लास्ट यहाँ पे बोला गया, जो सेंसस है इसको अगर कंटिन्यूअस रखोगे, कंटिन्यूअस एंगेज रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कंटिन्यूअसली आप कंडक्ट करो, ऐसा ना हो कि सेंसस थोड़े थोड़े टाइम में कंडक्ट करा, उसके बाद भी जो चीज़ें हमारे पास डेटा आया उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा, जो हमें सॉल्यूशन निकालने चाहिए थे वो हमने नहीं निकाले, तो ऐसा भी कोई फ़ायदा नहीं है सेंसस का। कंटिन्यूअस हो, साथ ही साथ सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंटेड हों तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे ये था सेंसस के बारे में। तो गाइज आई होप आप लोगों को तीनों आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। ये वाला आर्टिकल आपके लिए काम का नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल वाला जो प्रोटेस्टिंग था उससे रिलेटेड है। तो गाइज आप लोग बताना आपको कैसा लगा। इस तरीके से हम लोग कंडक्ट करते हैं अपने एनालिसिस को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है, मैपिंग भी, यानी कि सारी चीज़ें आपको कवर करी दी जाती हैं यहाँ पर। तो आपके लिए ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। न्यूज़पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल गया है। तो गाइज़ इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेगा आज से। तो गाइज स्टे ट्यून, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, एक लाइक बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।